हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई क्लास 11th ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स। यानी कि आप जिस ओशन को देखते हैं, आप जिस भी कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, आखिर वो बने कैसे, वो सब कुछ हमें इस पूरी की पूरी वीडियो में जानना है। तो मैं काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझाऊंगा, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो भाई, क्या आप जानते हैं कि आज जो महासागर और महाद्वीप जो हमें ये दिखाई देते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। यानी कि आप ये समझिए कि लगभग 3.8 अरब साल पहले क्या हुआ कि पृथ्वी पर पहले जमीन और समुद्र जो थे वो बनने स्टार्ट हुए। यानी कि जो आप जिस जमीन पर आप रहते हैं और जो आप ये समुद्र देखते हैं, वो बनने स्टार्ट हुए थे कब भाई? 3.8 अरब साल पहले। पर उस समय महाद्वीप और महासागर आज की तरह अलग अलग नहीं थे। यानी कि अगर अभी आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एशिया अलग है, यूरोप अलग है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, सब दूर दूर है ना। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। तो कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि जो जितने भी महाद्वीप आप देखते हो जो अलग अलग है, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जितने भी ये महाद्वीप है ना, पहले आपस में जुड़े हुए थे। यानी कि एक ही जमीन का हिस्सा था। यानी कि आप ये समझिए कि उस समय एक भी अलग अलग जो कॉन्टिनेंट था वो नहीं था, वो सब आपस में चिपका हुआ था। ठीक है, तो ये जो है हमें जानना है कि भाई आखिर ये अलग कैसे हुए। ठीक है, और ये विचार सबसे पहले किसने दिया वो जरा जानते हैं। तो भाई एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, और उन्होंने ही 1912 में एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी के नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब वो मानते थे कि जो कार्बोनिफेरस पीरियड का जो समय था, बेसिकली उस समय क्या था कि जितने भी महाद्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, और एक वो बहुत ही विशाल जमीन से साथ आपस में बंधे हुए थे। और उस जगह का जो नाम दिया उन्होंने उस समय दिया पेंजिया। तो अगर आपने क्लास 5th में अगर पढ़ा होगा तो क्लास 5th में भी पेंजिया और पैंथालासा दो नाम आते हैं एक तरीके से। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी पहले के टाइम पर जितने भी कॉन्टिनेंट थे, जब आपस में जुड़े हुए थे कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पर, उस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को एक ही नाम दिए, जिसका नाम क्या था भाई? पेंजिया नाम था। लेकिन समय के साथ ये जो जमीन के टुकड़े थे वो अलग अलग दिशाओं में खिसकने लगे और आज के महाद्वीप बन गए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पेंजिया टूटा कैसे। यानी कि आज आप जिस भी कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो अलग अलग क्यों है। अगर आप मेरी वीडियो अमेरिका से देख रहे हैं और मैं इंडिया से वीडियो बना रहा हूं, तो आपको समझना चाहिए कि पहले जो थे हम दोनों के दोनों एक ही कॉन्टिनेंट से थे, और अभी क्या है कि हम अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो इस पेंजिया ने क्या किया, दो बड़े भागों में खुद को बांट लिया। एक को बोला जाता है लॉरेशिया, जो कि उत्तर की ओर था, और एक को बोलते हैं गोंदवाला लैंड, जो कि दक्षिण दिशा में फैला हुआ था। इन टुकड़ों के अलग होने के कारण आज हमें अलग अलग महाद्वीप दिखाई देते हैं। और हाँ, इन सब के चारों ओर जो विशाल समुद्र आप जो देखते हो ना, जो आप ये जितने भी समुद्र है, वैसे टोटल कितने समुद्र है भाई? 5 समुद्र है टोटल, ओशन। ठीक है, तो उसका भी एक नाम था उस समय, क्योंकि पूरी पृथ्वी तो एक थी, पृथ्वी नहीं सॉरी, जो कॉन्टिनेंट थे वो आपस में चिपके हुए थे। तो उस समय जो महासागर थे, यानी कि जो हमारे ओशन थे, वो क्या थे? वो अलग अलग नहीं थे। तो उस वक्त एक ही ओशन था, जिसका नाम क्या था भाई? पैंथालासा था। यानी कि अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो केवल एक ही कॉन्टिनेंट था, जिसको मैंने पेंजिया बताया, और दूसरा जो मैंने क्या बताया कि उस वक्त एक ही आपका ओशन था, जिसको मैंने क्या बोला भाई? पैंथालासा बोला। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर के पास क्या क्या सबूत थे कि भाई जो मेरी थ्योरी है वो सही क्यों है। तो उन्होंने क्या किया, अगले टॉपिक पे देखते हैं। अगले टॉपिक है आपका एविडेंस सपोर्टिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो अब हम देखेंगे कि जो भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की उन्होंने जो थ्योरी दी, आखिर वो कौन कौन से इन्होंने सबूत दिए जिसकी वजह से हमें ये बात माननी पड़ेगी। तो अल्फ्रेड वेगनर की बातों को सपोर्ट करने वाले कई प्रमाण मिले थे बेसिकली। तो पहला था इसमें जिगसॉ फिट, जैसे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के किनारे बिल्कुल जो है वो पजल की तरह मिलते हैं। तो अगर आप देखेंगे भी ना मैप में, तो आपको समझ आएगा कि अगर मैं साउथ अमेरिका को और जो अफ्रीका को अगर मैं मिलाना चाहूँ तो वो आपस में चिपक जाएगा बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर रॉक्स। तो अगर रॉक्स की बात करूँ, जो भी आप ये पहाड़ पर्वत देखते हैं, तो ब्राजील और अफ्रीका ये दोनों के दोनों आप एक ऐसी जगह है जहां पर जो चट्टानें थी, जो रॉक्स थी, वो एक जैसी मिली। तो ये भी एक सबूत हो गया कि भाई जब एक जैसी है और जबकि दूर दूर है तो एक जैसी कैसे हो जाएगी। तो कभी ना कभी तो पास में रहे होंगे, तभी एक जैसी इनके पास क्या है? रॉक्स हैं। अगर बात करूं मैं टाइलाइट की, तो ये जो ग्लेशियर से जो बनी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जो कि 6 महाद्वीपों में एक जैसी पाई गई। तो 6 महाद्वीप ऐसे पाए गए जहां पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स आप देखते हो वो एक जैसी पाएगी बेसिकली। तो ये भी एक क्या हो गया? सबूत हो गया भाई कि आपस में ये मिले हुए थे। ऐसे ही एक था भाई प्लेसर डिपॉजिट, यानी कि ब्राजील में सोना मिलता है, और घाना जो आप एरिया देखते हैं जो कि अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका का एक देश है, घाना में उसके कण, मतलब एक समय में ये क्या समझ आ रहा है कि जो ब्राजील है और जो घाना है वापस में जुड़े हुए थे। जैसे कि मैंने आपको
बताया कि जो साउथ अमेरिका है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के ठीक नीचे वाला हिस्सा है, अगर आप अफ्रीका को मिला दें, साउथ अफ्रीका नहीं, सॉरी, पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को किससे मिला दें, साउथ अमेरिका से, तो आपस में मिल जाएगा। और जब मिलेगा तो आप देखोगे कि ब्राज़ील और घाना आसपास में पड़ रहे हैं, और ब्राज़ील में भी सोना मिलता है और घाना जो आपका है वहाँ पर भी उसके कण मिलते हैं। तो ये भी एक क्या समझ आ रहा है कि भाई एक ही चीज़ दो जगहों पर मिल रही है। और ऐसे ही कुछ फॉसिल्स ऐसे थे, यानी कि एक ही जीव के फॉसिल्स जो थे वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले। तो इससे भी क्या समझ आ रहा है कि भाई जो स्पीसीज थी वो एक साथ एक समय को रहा करती थी। यानी कि आप ये समझिए कि जो मानव का जो कंकाल होता है बेसिकली वो एक जैसा पाया गया कहाँ पे, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में। तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका को लेकर के तो बहुत सारी बातें हो गई कि भाई आपस में ये जुड़े हुए थे। ठीक है, बाकी एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं पहले से ही, और ये जो है वो अलग हो गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि जो भी मैंने सबूत दिए, अल्फ्रेड वैगनर ने, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पर मूवमेंट के पीछे कारण क्या था, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो अलग क्यों हुई, वो ज़रा जानते हैं भाई। तो अगला टॉपिक है हमारा फोर्सेस बिहाइंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि अब हमें देखना है कि आखिर वो कौन से फोर्सेस थे जिसके जरिए से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था वो हो पाया। तो अभी हम जानेंगे वैगनर्स के दृष्टिकोण के हिसाब से कि उन्होंने कैसे बताया। तो वैगनर ने क्या किया, कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के पीछे दो फोर्सेस बताए। पहला उन्होंने बताया भाई पोलर फ्लेनिंग फोर्सेस, यानी कि पृथ्वी के घूमने से जो कॉन्टिनेंटल पोल्स हैं वो दूर हो जाते हैं, यानी कि वो जो पोल्स होते हैं बेसिकली कॉन्टिनेंटल जो पोल्स हैं उससे वो दूर हो जाते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया भाई टाइडल फोर्स, यानी कि सूर्य और चंद्रमा जो है उनका जो भी ग्रेविटेशनल पुल है बेसिकली उसकी वजह से क्या होता है, जमीन हिलती है। जैसे कि अगर आपको समुद्र में ज्वार भाटा अगर आप देखते हैं एक तरीके से, तो वो टाइडल इफेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, तो वो जो आप देखते हैं एक तरीके से, तो वो क्या है, वो भी ग्रेविटेशनल पुल्स की वजह से। तो उन्होंने दो ऐसे एग्जांपल्स दिए जिसकी वजह से ये पाया गया कि भाई जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो हिस्सा है वो इस वजह से अलग अलग हो गया होगा। लेकिन बाद के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सिद्ध किया कि जो दोनों के जो फोर्स है ना वो इतने भी ज़्यादा मजबूत नहीं है जिसकी वजह से इतने बड़े टुकड़े को हिला दे। नॉर्मल सी बात है, अगर यही दो टुकड़े अगर हिला सकते थे तो अभी आप जो जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर भी जो हिस्सा है वो कट सकता है। और ऐसा भी देखा भी जा रहा है, पता है आपको, जो अगर आप अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका में जो आपका क्या कहते हैं उसको, ईस्टर्न हिस्सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न हिस्सा है, साउदर्न के नीचे की तरफ आप आएंगे तो वहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो जमीन है ना वो कट रही है। आपने न्यूज़ में अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लेना, तो आपको ये बात समझ आएगी कि कैसे जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका वो कैसे अलग अलग हो रहा है। खैर, तो इन दो फोर्सेस को लेकर के बाकी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बोला भाई कि केवल ये दो फोर्सेस ही नहीं है जिसकी वजह से अलग हुआ कि इतने बड़े टुकड़े को हिला पाए। तो उन्होंने कुछ अलग थ्योरी दी जिसको बोला जाता है मॉडर्न थ्योरी। ठीक है भाई, अब मॉडर्न थ्योरी को जान लेते हैं भाई। तो कन्वेक्शन करंट इन मेंटल, अब हम इसमें जानेंगे कि आखिर जो मॉडर्न थ्योरी थी वो क्या थी। तो मॉडर्न जो साइंस है बेसिकली उसके अनुसार क्या था कि जो भी हमारी प्लेट्स हैं, प्लेट्स के मूवमेंट का जो असली कारण है वो है भाई कन्वेक्शन करंट, यानी कि एक ऐसा करंट जो कहाँ पर होता है, ये होता है भाई आपकी जो पृथ्वी है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका एक भीतरी हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल, जो कि मैंने आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया था। तो वो जो मेंटल है उस मेंटल में एक करंट दौड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। और ये करंट बनते हैं भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली हीट के कारण, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर होता है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखा जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो वहां की जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे मूव करने लगती है। ठीक उसी प्रकार से आप समझिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूकंप कैसे आता है, जो कि मैंने 3rd चैप्टर में पढ़ाया था। तो सब कुछ आपस में सिमिलर है, इसीलिए पिछले चैप्टर भी आप जरूर पढ़ें। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या था कि ऐसा माना गया कि भाई जो कन्वेक्शन करंट है इसकी वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी है बेसिकली जो पृथ्वी की प्लेट्स हैं वो आपस में धीरे धीरे मूव करती है। ठीक है, तो अब चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि भाई जो प्लेट्स हैं वो कैसे बिहेव करती है और कहाँ कहाँ से मूवमेंट होता है। यानी कि हमारा अगला टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। देखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जितना भी हमारा जो पूरा का पूरा जो लिथोस्फेयर है बेसिकली उसमें बहुत सारी ऐसी प्लेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हैं। ठीक है, और रिजिड हिस्सों में एक तरीके से वो बटी हुई हैं। और इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो कन्वेक्शन करंट है वो बनता है। और इन मूवमेंट्स के कारण ही क्या होता है कि जो आप ये समुद्र देखते हैं बेसिकली, जो आप ओशन देखते हैं ना, उसका जो फ्लोर है वो फैलता रहता है, जिसकी वजह से पहाड़ भी बनते हैं, जमीन का जो फेस है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझिए कि जो प्लेट्स है वो किस तरीके से मूव करती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं भाई जो प्लेट हैं वो क्या होती हैं भाई। तो जो आपका प्लेट है वो एक ऐसा रिजिड ब्लॉक है बेसिकली जिसमें जमीन और समुद्र दोनों के हिस्से शामिल होते हैं। और ये प्लेट जो होती हैं इनका जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, कुछ बड़ी भी हो सकती हैं, कुछ छोटी भी हो सकती हैं। जैसे कि कुछ प्लेट्स में आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए,
जो पैसिफिक प्लेट्स है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये सब क्या है, ये समुद्र के आसपास के इलाके हैं। जैसे कि पैसिफिक ओशन का आपने नाम सुना होगा, अफ्रीकन ओशन नहीं, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके पास जो हिस्सा पड़ता है समुद्र का, वहां पर एक तरीके से, तो वहां पर कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। ऐसी जो यूरेशिया है जिसके अंदर यूरोप और एशिया दोनों काउंट होगा, वहां पर कौन सी प्लेट है भाई, यूरेशियन प्लेट है। ऐसे ही जो इंडिया वाला हिस्सा आप देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा देखते हैं, उधर आसपास की जो प्लेट पड़ती है समुद्र के पास में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए अब जानते हैं कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो देखिए जो प्लेट्स हैं वो 3 तरीकों से मूव करती है। इसके 3 तरीके कौन से हैं, पहला तो है भाई आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूसरा है कन्वर्जेंट और तीसरा आपका है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो डाइवर्जन का मतलब क्या होता है कि जब प्लेट जो है एक दूसरे से अगर दूर जा रही हैं बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। यानी कि मान लो जो भी मैंने प्लेट्स बताई आपको, अगर वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो वो कौन सा तरीका होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री का। और इसका एग्जांपल होगा भाई मिड अटलांटिक रिज यानी कि जो अटलांटिक ओशन वाला आप इलाका देखते हैं, वहां की जो प्लेट है वो एक दूसरे से काफी दूर जा रही है, तो वहां पर कौन सा तरीका आएगा भाई आपका, डाइवर्जेंट बाउंड्री का, कि इस तरीके से जो प्लेट है वो मूव कर रही है। अगर मैं बात करूं कन्वर्जेंट बाउंड्री की, तो यहां पर प्लेट क्या होता है, वो जब आपस में टकराती है और जो नीचे एक तरीके से चली जाती है, एक से टकराई और एक नीचे चलेगी बेसिकली, तो इसकी वजह से कौन सी बाउंड्री बनती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए कि एक हिस्सा था और एक हिस्सा जब आपस में टकराया तो एक हिस्सा नीचे चला गया और उसको ऊपर कोई आ गया एक तरीके से, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, पहाड़ बनते हैं। जैसे कि मान लो हमारा जो भारत है, भारत जो था पहले यहाँ का हिस्सा नहीं था, यानी कि हम हिमालय से जुड़े हुए नहीं थे, ना ही हम चाइना से जुड़े हुए थे। अब हम कट करके आए और हम किससे मिले, हम एशिया महाद्वीप में मिल गए। यानी कि हम जो थे, हमारा असली अस्तित्व एशिया का नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारा असली अस्तित्व एशिया का नहीं है, हम कहीं और से आए और फिर हम इससे जुड़े, और जब आपस में ये प्लेट टकराई तो क्या बने, एक तरीके से ऊंची प्लेटफॉर्म बना, जिसको अभी हम क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। तीसरा भाई कौन सा है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी कि जब प्लेट्स जो हैं जब एक दूसरे के पास से साइड से खिसकती हैं बेसिकली, तो यहां पर क्या होता है कि जो वहां का क्रस्ट होता है वो उसको मिटा नहीं पाती हैं, और यहां पर जो बाउंड्री बनती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा कि प्लेट्स किन किन तरीकों से मूव करती है, यानी कि जिन भी प्लेट्स पर हम रहते हैं बेसिकली प्लेट्स पे, तो वो जो है वो किस तरीके से मूव करती हैं, तो कौन कौन सा हिस्सा कैसा होगा, ये वो तरीका था। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों थ्योरीज में एक बार अंतर देख लेते हैं, कौन कौन से अंतर है। एक तो हम जानेंगे वैगनर की थ्योरी और एक हम जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो वैगनर ने क्या कहा भाई कि सिर्फ कॉन्टिनेंट जो है वो मूव करते हैं, लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक है उसने क्या कहा कि पूरी की पूरी प्लेट मूव करती है, जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशनिक क्रस्ट दोनों है। यानी कि जो वैगनर है, वैगनर ने एक तरीके से बोला कि केवल जो महाद्वीप है ना वो लोग मूव कर गए, बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, जो कि आधुनिक साइंस है बेसिकली, उन्होंने बताया कि पूरी की पूरी प्लेट मूव करेगी जिसपे मतलब इंसान रहता है, और दूसरा क्या करेगा भाई, जिसके अंदर जो ओशनिक क्रस्ट है, जिस जहां पर आप समुद्र का जो क्रस्ट देखते हैं, जो परत देखते हैं, वो भी मूव करेगा। ऐसा किसने बोला, प्लेट टेक्टोनिक्स ने बोला। वैगनर ने क्या बोला कि टाइडल और पोलर फोर्स की बात करी, लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसने किसकी बात करी थी भाई, कन्वेक्शन करंट की, जो कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। वैगनर जो थे वो उन्होंने कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब बहुत सारी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हालांकि वो बहुत पहले ही उन्होंने बताया था, तो इसकी वजह से नहीं कर पाए। जैसे कि उन्होंने मिड ओशन रिज के बारे में नहीं बताया, ओशन फ्लोर के जो रॉक्स होते हैं उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है इसने हर एक चीज को एक तरीके से आप ये समझिए काफी लॉजिकल तरीके से बताया। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया भी कि किस तरीके से पृथ्वी का बंटवारा हुआ, तो आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, जो कि मॉडर्न साइंस है बेसिकली, इनका जो लॉजिक था वो काफी ज्यादा बढ़िया था, जिसकी वजह से हमें मानना पड़ा कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझा पाई। ठीक है भाई, चलिए अब जानते हैं कॉन्टिनेंट्स के फिट होने का साइंटिफिक प्रूफ क्या क्या है, यानी कि हमारा अगला टॉपिक है फिट टू कॉन्टिनेंट्स बुलार्ड्स मैप। तो 1964 में क्या हुआ कि बुलार्ड ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बेसिकली अटलांटिक कोस्ट को मैच किया, जो आप अटलांटिक वाला हिस्सा देखते हैं जहां पर अटलांटिक ओशन है, उस वाले कोस्ट को मैच किया और पाया कि ये जो है आपस में एक तरीके से पूरे के पूरे फिट बैठ गए। मतलब उन्होंने कंप्यूटर से चेक करने के लिए देखा भाई कि अगर मैं पजल की तरह इसको सॉल्व करता हूं और कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाता हूं, तो भाई 1964 में जब उन्होंने किया ना, तो उनको ऐसा पता चला कि ये तो सच में मतलब ये एक दूसरे के हिस्से थे और इसीलिए वो परफेक्टली क्या हो गए, फिट बैठ के। और वही नॉर्थ अमेरिका
अमेरिका और जो साउथ अमेरिका आप हिस्सा देखते हैं यूरोप और अफ्रीका के बॉर्डर को भी उन्होंने जब फिट किया तो वो भी एक साथ पूरे के पूरे बैठ गए। तो आपको क्या समझ आया कि सच में जो हमारा कॉन्टिनेंट है आज के टाइम पर जो अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है वो रियलिटी में पहले एक था। ये किसने प्रूव कर दिया भाई? इन्होंने ऐसे पजल के जरिए सॉल्व करके प्रूव कर दिया 1964 में बुलार्ड ने। कैसे भाई? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए उन्होंने इन सभी जो भी कॉन्टिनेंट वगैरह हैं, जो भी बॉर्डर्स हैं, इनको आपस में मिला करके देखा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है ओशन फ्लोर कैसे डेवलप हुआ। तो भाई ओशन फ्लोर की कहानी देख लेते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस ऑफ द ओशन फ्लोर डेवलपमेंट हैरी हेस। तो 1961 में हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का आइडिया था बेसिकली, और इसमें क्या बताया कि जो मिड ओशन रिज है उसमें क्या है कि हमेशा उसमें से लावा निकलता रहता है। लावा जो कि आपके पता ही होगा, जो भी ज्वालामुखी से जो निकलता है उसी को हम बोलते हैं, तो वो लावा निकलता रहता है। जो लावा है क्रैक्स में भरता है और क्रस्ट को दोनों तरफ से एक तरीके से पुश यानी कि ढकेलता है, और इसी से क्या बनता है भाई? ओशन फ्लोर जो आपका है वो एक तरीके से बनना स्टार्ट होता है, वो एक्सपेंड होता जाता है एक तरीके से, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जहां नया क्रस्ट बनता है वहीं पर ट्रेंच में जो पुराना क्रस्ट है एक तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा भाई कि जो आपका क्रस्ट है वो एक तरीके से रिसाइकिल हो गया, यानी कि पुराने वाले को हटा दिया और एक नया क्या बन गया? एक क्रस्ट बन गया, ठीक है। और इस तरीके से क्या बनता है भाई? ओशन का फ्लोर बनता है। ओशन फ्लोर आपको समझ आएगा ना, ओशन के आसपास का जो आपका इलाका आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं हम ओशन फ्लोर, फिर ओशन जिस पर है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो अर्थ है उस पर भूकंप और ज्वालामुखी जो है किन किन जोन में सबसे ज़्यादा एक तरीके से होते हैं, ठीक है। यानी कि जो भूकंप हो गया, जो ज्वालामुखी हो गई, ये किन किन क्षेत्रों में बेसिकली या फिर किस किस जोन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगली स्लाइड है हमारी मेजर अर्थक्वेक एंड दी वॉल्केनो बेल्ट्स। तो पूरा जो आपका अर्थ है बेसिकली अर्थ पर अर्थक्वेक वॉल्केनोज जो हैं वो तीन मुख्य रूप से अलग अलग जो बेल्ट हैं उसमें पाई जाती हैं। जो तीन बेल्ट है आपका, एक तो पड़ता है आपका मिड अटलांटिक बेल्ट बेसिकली, जो कि आपका अटलांटिक ओशन के बीच से लेकर के इंडियन ओशन तक, यानी कि जो हमारा समुद्र है हिंद महासागर बेसिकली, वहां तक का जो समय है जो बेल्ट है उसको बोलते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट, ठीक है। दूसरा जो बेल्ट है आपका वो अल्पाइन हिमालयन बेल्ट इसको कहा जाता है, कि एल्प्स के जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं बेसिकली, तो अल्प से लेकर के जो हिमालय तक का इलाका है एक वो बेल्ट है जहां पर क्या देखने को मिलेगा? अर्थक्वेक और वोल्केनोज के जो बेल्ट्स हैं सबसे ज़्यादा जो जिन क्षेत्रों में आएंगे वो हम उनकी बात कर रहे हैं। और तीसरा बताया गया भाई कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है बेसिकली, जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ आप जो सर्कुलर जोन देखते हैं ये सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन है किसका भाई? अर्थक्वेक का और वोल्केनोज का बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या था कि जो भी अर्थक्वेक थे, जो भी वोल्केनोज बेल्ट थे, इस तरीके से पूरी पृथ्वी को अलग अलग जोन में बांटा गया, ठीक है भाई। खैर तो भाई यही था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, और मैं आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जो पिछले जो चैप्टर्स हैं वो मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए हैं, तो वो भी आप देख लेना। ओके, बाय बाय।